हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको पेपर 4 डबल यू एग्जामिनेशंस के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि आप जानते ही हैं मैं सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करूंगा और 2018 में जो क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पेपर 4 जनरली टेलीकॉम अकाउंट, यूएस ऑफ एंड टैक्सेशन का पेपर होता है। एग्जामिनेशन में ले जाने के लिए जनरली हमें स्वामी कंपाइलेशन ऑफ न्यू पेंशन स्कीम की जो बुक आती है वो ले जाना हमें अलाउ है। इनकम टैक्स एक्ट, बेयर एक्ट विथ अमेंडमेंट्स ओनली, ये बुक ले जाना हमें एग्जामिनेशन में अलाउ है। और एक और बुक आता है जीएसटी का, वो भी बुक हम एग्जामिनेशन में अपने साथ ले जा सकते हैं। टर्म हम लोग जनरली देख रहे हैं यूएसओएफ यूज होता है। यूएसओएफ का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशंस फंड। सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। सब्जेक्ट्स जनरली लाइसेंस एग्रीमेंट एंड एनआईए, जिस चैप्टर में हमें फाइनेंशियल कंडीशंस और वेरियस लाइसेंस एग्रीमेंट्स के बारे में जानना है। प्रोविजन रिगार्डिंग स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेज एंड बैंक गारंटीज, एनआईए 2010, 12, 13, 14, 15, 16, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। रिकॉन्सिलेशन ऑफ रेवेन्यू शो इन एजीआर, एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लाइसेंस एग्रीमेंट एनआई में यह 3 चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। यूएसओफे के तहत हमें, जिसका मैंने फुल फॉर्म आपको बताया था, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसके तहत हमें स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय यूएसओएफ, फाइनेंशियल कंडीशंस इन वेरियस एग्रीमेंट के बारे में 2 चैप्टर, इसके बारे में भी हमें पढ़ना होता है। इस पेपर में ध्यान दीजिएगा कि अधिकतर क्वेश्चन जो है लाइसेंस एग्रीमेंट एंड एनआईए एंड यूएसओएफ से पूछे जाते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा जीएसटी। जीएसटी के तहत हमें प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एक्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ मंथली क्वार्टरली रिटर्न अंडर जीएसटी एक्ट, टाइम लाइन फॉर डिपोजिटिंग अमाउंट अंडर जीएसटी एक्ट, इस 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएसटी इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के तहत हमको प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑन सैलरीड एम्प्लॉय इंक्लूडिंग पेंशनर, प्रोविजन ऑफ टीडीएस ऑन सैलरी एम्प्लॉय इंक्लूडिंग पेंशनर, मंथली क्वार्टरली एनुअल रिटर्न्स टू बी सबमिटेड बाय डीडीओ अंडर इनकम टैक्स एक्ट। चौथा, एडमिशंस डिडक्शन टू बी अलाउड बाय डीडीओ टू सैलरीड एम्प्लॉय इंक्लूडिंग पेंशनर। इनकम टैक्स से, जैसा कि मैंने आपको बताया है, पिछले 2018 वाले पेपर में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कि सारे कुछ डिटेल्स आपको दिए गए थे, जिसका मैं आगे आपसे चर्चा करूंगा। उसके बाद एक और टॉपिक बनता है हमारा एनपीएस, जो कि हाल फिलहाल में 2014 के बाद जितने भी हम लोग रिक्रूट हुए हैं उनके लिए जो एनपीएस स्कीम होती है उसके बारे में हमें जानकारी इसमें दी जाएगी। एग्जामिनेशन में ले जाने के लिए 3 बुक हमें अलाउ होंगे। फर्स्ट, इनकम टैक्स एक्ट, बेयर एक्ट विथ अमेंडमेंट्स ओनली एंड स्वामी कंपाइलेशन ऑफ न्यू पेंशन स्कीम, एंड जीएसटी एक्ट, बेयर एक्ट विथ अमेंडमेंट्स। ये तीनों बुक हम एग्जामिनेशन में ले जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स रिलेटेड, यानी इसमें आपको उसकी इनकम की वैल्यू निकालनी है और टैक्स लिएबिलिटी भी उसके साथ ही आपको कैलकुलेट करना है, जिसमें कि आपको बेसिक सैलरी प्रोवाइडेड है, डियरनेस अलाउंस प्रोवाइडेड है, ट्रैवलिंग अलाउंस प्रोवाइडेड है। इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट जो है वो 10% ही करती है। और उसके बाद एनपीएस में वो टोटल 1,11,000 इन्वेस्ट करता है, एलआईसी में 36,500 इन्वेस्ट करता है, 1440 उसका डिडक्ट होता है सीजीईआईएस स्कीम में, और 500 पर मंथ वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में भी कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही साथ 2,10,500 का वो इंटरेस्ट भी देता है, जो कि होम लोन उसने बोरो किया है। ये सारे डिटेल्स के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बताना है कि रमेश की टोटल इनकम कितनी है और उसके बाद कितना टैक्स उसे पे करना होगा। इसका आंसर प्रॉपर फॉर्मेट में आपको बना करके देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द हाउस रेंट अलाउंस रिलेटेड प्रोविजन यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ सैलरी इनकम इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी इसमें आपको हाउस रेंट अलाउंस के जो प्रोविजंस हैं, जनरली 3 प्रोविजंस जो होते हैं, वो तीनों प्रोविजन इसमें आपको डिटेल वे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज टीडीएस टू बी डिडक्टेड एंड डिपॉजिट बाय डीडीओ। हमारा जो टीडीएस कटता है हमारी सैलरी से, वो कब काटा जाता है और कब डीडीओ को जमा किया जाता है। जनरली ये क्वार्टरली बेसिस पे डीडीओ को जमा किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन भी इनकम टैक्स से ही रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये सब क्वेश्चन इनकम टैक्स एक्ट से ही रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन, इज पेंशन इनकम टैक्स एज ए सैलरी इनकम। हाँ, पेंशन का जो इनकम होता है वो सैलरी इनकम में ही कैलकुलेट होता है, अगर वो रेगुलर बेसिस पे हम ले रहे हैं तो। इज फैमिली पेंशन टैक्स एज सैलरी इनकम।
Is leave encashment taxable as salary for a government employee? What is taxability of house rent allowance? इसमें आपको हाउस रेंट अलाउंस के जनरली जो तीनों कंडीशंस हैं तीनों को डिफाइन करना होगा। आर रिटायरमेंट बेनिफिट लाइक पीएफ एंड ग्रेच्युटी टैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय? नहीं, ये टैक्सेबल नहीं होता है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उन्हें पीएफ की और ग्रेच्युटी पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं तब उन्हें टैक्स देना पड़ता है। आर एरियर्स ऑफ सैलरी टैक्सेबल? इफ नो टैक्सेस हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, इज देयर एनी नीड फॉर एम्प्लॉयर टू इशू फॉर्म 16 टू द एम्प्लॉय? हाँ, किसी भी कंडीशन में आप टैक्स काटो या ना काटो, फॉर्म 16 आपको देना ही होता है। Enumerate any 5 admissible deduction to be allowed by DDO to salaried employee for the financial year 2017 and 18. What has to be deducted tax from salary? Brief mention the TDS deduction of salaried employee. ये भी क्वेश्चन इनकम टैक्स से ही रिलेटेड है जिसका जवाब आपको देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन SGST। SGST यानी स्टेट जीएसटी, सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि जीएसटी R4 क्या होता है और जीएसटी R9 क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू पेंशन स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नया पेंशन स्कीम क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट आर अवेलेबल अंडर एनपीएस? एनपीएस में कितने तरह के अकाउंट अवेलेबल हैं? जनरली 2 तरह के हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब दीज अकाउंट्स, और इन दोनों अकाउंट्स को आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे जीएसटी कानून के अंतर्गत पंजीकृत करवाना अनिवार्य है? अपने उत्तर हाँ या ना में दीजिए। ये भी क्वेश्चन जनरली सारे 1-1 नंबर के ही हैं। इसमें आप 0.5 नंबर के हैं, आधा नंबर के। सबको अगर सही जवाब दीजिएगा तो 5 अंक आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन जीएसटी चैप्टर से रिलेटेड है जिसमें कि आपको पूछा गया अंतर्राज्यीय सप्लाई करने वाला व्यक्ति को जीएसटी लेना अनिवार्य है या नहीं? आकस्मिक कराधीन व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसने रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर देना अनिवार्य है। और प्रवासी कराधान व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनके धारा 37 के अंतर्गत कर कटौती करना आवश्यक है। एजेंट, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ई कॉमर्स संचालक के माध्यम से माल तथा सेवा का वितरण कर बांडेड सेवाओं के अतिरिक्त प्रत्येक ई कॉमर्स संचालक, ऐसे एग्रीगेटर जो अपने ब्रांड नेम या व्यापार नाम के अंतर्गत सेवा प्रदान करते हैं। इसमें जितने भी कंडीशंस हैं इसको आपको हाँ और ना में जवाब देना है कि उनके लिए जीएसटी जरूरी है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ज्वाइनिंग नेशनल पेंशन स्कीम? डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम की एडवांटेज क्या है इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताना है और यह भी बताना है कि डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम, यानी इस इन्वेस्टमेंट में हम कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, गवर्नमेंट कैसे कंट्रीब्यूट करता है, इसको भी ब्रीफली आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ए प्रोविजन ऑफ पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस बिफोर एग्जिट। अगर ऐसा कोई प्रोविजन है तो इसके बारे में बताइए। इनमिनेट द पर्पस फॉर विच इट इज अलाउड, और यह किस पर्पस के लिए अलाउड होता है। हाउ मेनी टाइम्स एंड व्हाट इंटरवल्स इट इज अलाउड, और वह कितनी बार एक सर्विस पीरियड में अलाउ होता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। फिर व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एक्ट। जीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है या क्या क्या एडवांटेज, उससे आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनपीएस से ही रिलेटेड है, ये सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा कंडीशन इसमें डिफरेंट कर दिया गया है। डिस्कस इन डिटेल्स द प्रोविजन रिगार्डिंग एग्जिट फ्रॉम नेशनल पेमेंट स्कीम फॉर गवर्नमेंट सेक्टर सब्सक्राइबर एज पर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2050 इन फॉलोइंग सिचुएशन। ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपरन्यूएशन, जब आप रिटायर होते हैं तब। डेथ बिफोर सुपरन्यूएशन, यानी कि अगर आपको रिटायरमेंट से पहले डेथ हो गई तो दोनों कंडीशंस में आपको ये डिस्कस करने के बताना है कि क्या क्या प्रोविजन है इस दोनों, जब रिटायरमेंट के बाद में क्या प्रोविजन है और रिटायरमेंट के पहले अगर मेरी मृत्यु हो जाती है या किसी की एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है तो क्या प्रोविजन है।